गोईवाल, चुनाव मतलब एबीपी न्यूज और कौन बनेगा मुख्यमंत्री सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय शो है। इस कार्यक्रम में पिछले कुछ दिनों से हम लगातार मुहिम चला रहे हैं कि कैसे बंगाल में चुनाव के दौरान बार बार कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रैलियों में मास्क नहीं दिख रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नदारद है। ऐसे में इस मुहिम पर अब चुनाव आयोग ने सर्कुलर जारी किया है, नई गाइडलाइंस जारी की हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि क्या इन्हें जमीनी स्तर पर देखा जा सकेगा। पश्चिम बंगाल में अब ऐसे बड़े बड़े रोड शो नहीं दिखेंगे। बंगाल की सड़कों पर अब चुनावी संग्राम वाली पदयात्रा नहीं दिखेगी। बंगाल चुनाव में अब सिर्फ 2 चरण बाकी हैं और अब जाकर चुनाव आयोग की बेकाबू भीड़ पर सख्ती दिखी है। कोरोना ना फैले इसलिए चुनाव आयोग ने बंगाल में बड़ी रैली, रोड शो और पदयात्राओं पर रोक लगाई है और इसकी वजह है बंगाल में कोरोना के डराने वाले आंकड़े। पिछले 5 दिनों में कोरोना किस तेजी से फैला है। 18 अप्रैल को बंगाल में 8,419 केस आए थे और 28 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कल यह आंकड़ा बढ़कर 11,948 हो गया और 56 लोगों की मौत हुई है, यानी करीब 45% बढ़े हैं, जबकि मौतें 100% बढ़ी हैं। लेकिन जरा हाल देखिए, नेता मानने को तैयार ही नहीं कि रैली की वजह से कोरोना फैला और आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। कोरोना जो बढ़ रही है, जहां बढ़ रहा है वहां चुनाव नहीं है। 10 प्रदेश कम से कम देश में जहां ऊंचाई पर है, उसमें बंगाल 8 नंबर में है। तो चुनाव अगर कारण होता बढ़ने का तो आज महामारी हो जाता है। यहाँ जिन लोग हार चुके हैं वो तो पहले से मैदान छोड़ दिए हैं, वो लोग बंद कर दो। तो कोरोना को ही उन्होंने अभी बनाया इशू। जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया, सेंट्रल फोर्स को किया, ईवीएम को किया, तो उससे फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन आज उनको कोरोना को सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका कारण बढ़ रहा है। जो भी है 2-3 दिन है, वो लोगों का माइंडसेट बन चुकी है। लोग तैयार हैं परिवर्तन करने के लिए और उसी दिशा में वोटिंग भी हो जाएगी। उधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में कोरोना बढ़ रहा है और मोदी सरकार बंगाल के कोटे की ऑक्सीजन बीजेपी शासित राज्यों को भेज रहे हैं। আপনাদের আমি বললাম না, গতকাল ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে চিঠি দিয়ে যে সেল তারা শুধু বাংলাকে অক্সিজেন সাপ্লাই করতে বলে দিয়েছে। সেল এখান থেকে চলে যাবে ইউপি কে অক্সিজেন সাপ্লাই করবে। তাহলে বাংলা কি মানে ভিকিরি নাকি বাংলা মানে দুয়োরানি সুয়োরানিকে অক্সিজেন দেবে সব বিজেপি স্টেটগুলোকে, আর দুয়োরানি বাংলা ভোটের সময় বাংলার ভোট চাই, বাংলাকে দখল করতে হবে, আর অক্সিজেনের সময় বাংলা থেকে অক্সিজেন কেন টেনে নিয়ে চলে যাবে। कोरोना पर इस सियासी कोहराम के बीच आज पीएम मोदी ने वर्चुअल रैलियों की शुरुआत की। मोदी के मन में कोरोना और निशाने पर ममता ही रही। कानून सुनेगा, कानून निष्पक्ष भाव से काम करेगा तो जीवन भी आसान होगा और व्यापार कारोबार भी आसान होगा। घुसपैठ, तस्करी, अवैध कारोबार, हिंसा, तोलाबाजी, सिंडिकेट, ये विकास के घोर दुश्मन है। देश में इस वक्त कोरोना के जैसे हालात हैं, उससे हर राज्य की सरकारों को, हर सियासी दल के नेताओं को कोरोना से बचाव के तरीके अपनाकर लोगों के सामने मिसाल पेश करनी चाहिए। धीरे धीरे चुनाव आयोग से लेकर दल अब बचने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शायद काफी देर हो चुकी है। तो देखा आपने कैसे चुनावी प्रचार के दौरान लाखों की भीड़ में एक ओर जहां रैलियां हो रही हैं और रोड शो हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे बंगाल की जनता जिम्मेदार है और 80% से ज्यादा वोट कर रही है, लगातार सैकड़ों की संख्या में कतार में खड़े होकर घंटों मास्क पहन के, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके और ग्लव्स पहन के चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत, वैसे हम भी आज आपको हर सीट की जिम्मेदारी और जिम्मेदार जानकारी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखिए आसनसोल की ये सीट, जहां एक और फैशन डिजाइनर हैं तो वहीं दूसरी ओर अदाकारा और हीरोइन। आज एक नाम न जाना कोनो हवा चोख बुझे भाबছি বেয়াদব ধনু টুপটাপ বৃষ্টি ফোঁটা গেল থেমে ভেজা ভেজা খিড়কি দরজা তুমি খোলো।
फिल्मी पर्दे पर बंगाल के लोगों पर कुछ ऐसे ही जादू चलाती आई हैं अदाकारा सायोनी घोष। চুরি যায় বেদুইনের রোজ চোরাবালি বাসে আমি একা বসে পাশের সিটটা খালি আমি লড়েছি টিকে থাকার জন্য। फिल्म को हिट कराने के लिए जिस तरह पर्दे के पीछे सायोनी घोष मेहनत करती हैं, পরিস্থিতি আমায় শিখিয়েছে কিভাবে টিকে থাকতে হয়। कुछ वैसी ही मेहनत अब अपनी सियासी पिक्चर को हिट कराने में जुटी हैं सायोनी घोष। देखिए कैसे चेहरे पर काला चश्मा है, गले में माला, पीछे ममता का फोटो और ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार। दरअसल सायोनी घोष बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर चुनाव लड़ रही हैं और सीट है आसनसोल दक्षिण। जीत के लिए सायोनी सीधे लोगों से जुड़ रही हैं। किसी के घर पहुंची तो बच्चे को गोद में लेकर खिला दिया। कहीं शुद्ध बंगाली अंदाज में बंगाली भोज लोगों के बीच बैठकर खा लिया। तो सितारों वाला नाच का अंदाज भी दिखाकर सायोनी घोष आसनसोल दक्षिण सीट जीतने का दावा कर रही हैं। আমি আমার ব্যাপারে বলতে পারি আমি অনেক স্বচ্ছ একটা ভাবমূর্তি দিয়ে এবং নিজের মনের ইচ্ছে আমি প্রকাশ করেছি, মানুষের জন্য থেকে কাজ করতে চাই। আমি ভীষণ আশাবাদী, কারণ আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আশাবাদী। আমি একবার অলরেডি বলে দিয়েছি যে উনি আবার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। খেলা হবে, খেলা কি ধরনের খেলা হবে আপনারা বুঝতে পারছেন। আমি গলি মারো বলার থেকে বা বদলা নেব নেওয়ার থেকে তো খেলা হবে বোধহয় বেটার শুনতে লাগে, তাই না? सायोनी घोष को जीत का भरोसा है। अब जरा इनका ये अंदाज देखिए, एक सभा में कैसे एक अनुभवी नेता की तरह भीड़ को इशारों से शांत रहने के लिए समझा रही हैं। अदाकार हैं तो प्रचार पर छाप दिखेगी ही। ममता ने आसनसोल दक्षिण सीट पर अभिनेत्री पर दांव लगाया तो बीजेपी ने यहां से फैशन डिजाइनर को मैदान में उतारा है। नाम है अग्निमित्र पॉल और देखिए इनके प्रचार का अंदाज भी किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है। अग्निमित्र पॉल भी पूरे बंगाली लिबास में लोगों के बीच पहुंच रही हैं। उनके प्रचार में भीड़ भी दिख रही है और इसी के दम पर फैशन डिजाइनर अग्निमित्र यहाँ सीट पर जीत का डिजाइन बनाने में लगी हैं। আজকের দিনে প্রার্থনা করি যেন বাংলায় সুদিন ফিরে আসে, সুশাসন ফিরে আসে, আর এটা সম্ভব একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি দিয়ে। তাই আসানসোলবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস 2রা মে আমরা এই স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো এবং আগামী দিনে আমরা সোনার বাংলা গড়ব। अब आपको इस सीट का इतिहास बता देते हैं। कोलकाता के बाद दूसरे सबसे बड़े शहर में आता है आसनसोल। 2011-2016 से इस सीट पर ममता की टीएमसी का ही कब्जा है, लेकिन आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 2019 का चुनाव बीजेपी के बाबुल सुप्रियो ने जीता था और अब बीजेपी को लग रहा है कि अग्निमित्र पॉल के सहारे एक बार लोकसभा वाली जीत विधानसभा चुनाव में दिखेगी। यानी 7वें चरण के चुनाव में सबकी नजर सायोनी घोष और अग्निमित्र की टक्कर पर रहने वाली है। आसनसोल से लेकर चलते हैं अब आपको सीधा उत्तर कोलकाता, जहां श्यामपुकुर की सीट पर वर्तमान में शिशु और महिला कल्याण मंत्री शशि पांजा को टक्कर देने के लिए बीजेपी न जाने क्या क्या नुस्खे अपना रही है। पीले रंग की साड़ी, चेहरे पर डबल मास्क, ये उम्मीदवार कार में सवार होती हैं। कार पर लगा है ममता बनर्जी का पोस्टर और अब ये उम्मीदवार मोबाइल पर पूछती हैं कि कहां से शुरू करना है आज का प्रचार। चलिए जानते हैं इनका परिचय। नाम है शशि पांजा, बंगाल सरकार में महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री है। शशि पांजा पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल के दिग्गज नेता अजीत कुमार पांजा की बहू है। 2 बार से विधायक शशि पांजा एक बार फिर अपनी सीट श्यामपुकुर से चुनाव प्रचार कर रही है। बंगाल में कोरोना के बढ़ते केस के बीच शशि पांजा ने बड़ी रैली और रोड शो बंद कर दिए हैं। अब वो इसी तरह डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं ताकि भीड़ भी ना बढ़े और प्रचार का संदेश भी चला जाए। प्रचार के बीच
यहाँ शशि पांजा को काली माँ का मंदिर दिखा तो पूजा भी कर ली। 2011 में जो सीट थे उससे जाके बढ़ के 2016 में एकदम थम्पिंग विक्ट्री था, और इस साल भी लोग ही प्रमाण करेंगे कि और भी ज्यादा संख्या में सीट आके दीदी को जिताना। कैंपेन के इस अंदाज से शशि पांजा को जीत का भरोसा है, लेकिन उनके सामने श्यामपुकुर सीट से खड़े बीजेपी उम्मीदवार संदीपन विश्वास ने भी नई रणनीति अपनाई हुई है। संदीपन विश्वास लेफ्ट के समर्थक और नेताओं के घर घर में पहुंच रहे हैं और उनको कह रहे हैं बीजेपी को वोट करने के लिए। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो श्यामपुकुर सीट से बीजेपी ने 2170 वोटों की लीड ली थी। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল কিন্তু আগামী 5 বছর আপনারা বা বাম কংগ্রেস এটাই থাকবে। ये तस्वीरें उत्तर कोलकाता में श्यामपुकुर विधानसभा सीट की ही हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार संदीपन विश्वास गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोट मांगने के इस अंदाज में कुछ खास है। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार संदीपन सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व काउंसलर सलिल चटर्जी के घर पहुंच गए। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन श्यामपुकुर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे संदीपन इसी विश्वास के साथ लेफ्ट के समर्थकों से भी मिल रहे हैं कि उनका वोट भी बीजेपी को ही जाएगा, यानी श्यामपुकुर में टक्कर कांटे की है। एक तृणमूल पार्टी प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट मालिक का पार्टी है। वो लोग हार जाएगा तो 6 महीने के अंदर वो पार्टी चूर चूर हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उसका बाद बंगाल में वाम एवं कांग्रेस ये दोनों दल ही विरोधी दल का रोल निभाएगा। वैसे श्यामपुकुर उत्तर कोलकाता की एक विधानसभा सीट है। इस सीट पर 1991 से 2011 तक लेफ्ट का कब्जा था। 2011 में इस सीट पर पहली बार टीएमसी जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर टीएमसी की पार्टी के सुदीप बंदोपाध्याय जीतकर सांसद बने। लेकिन जिस तरह इस बार बंगाल में हवा बदल रही है, बीजेपी इस हवा को अपने पक्ष में बता रही है, तो देखना होगा कि ममता की शशि पांजा टीएमसी का गढ़ श्यामपुकुर सीट का खेला जीतेंगी या फिर यहाँ परिवर्तन होगा। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री सीधे कोलकाता से। लेकिन अब बात दक्षिण दिनाजपुर की, जहां पर बालूरघाट सीट पर भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार और अंतर्राष्ट्रीय अर्थविद अशोक लहरी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें और ये कैसा है कैंपेन। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान दक्षिण दिनाजपुर की बालूरघाट विधानसभा पर बीजेपी ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को उतारा है, तो टीएमसी की ओर से वकील शेखर दास गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। आप अगर ये इल्जाम लगाएंगे कि पहले क्यों नहीं आए, शायद आना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, देर है मगर दुरुस्त है। खुद आपके उम्मीदवार बनने से पार्टी में विरोध हुआ है, उसे कैसे संभाल रहे हैं? वो तो मेरा काम नहीं है, और मुझे लगता है ये कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, इनसे पूछिए। ये पहले तो ऐसा होगा, वो कहते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप, तो मैं इनको बोला कि मैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप हूँ, सच बात। अगर आपने पार्टी ने तय किया, और ये तो मैं बड़ा खुश हूँ कि 2-3 दिन में ये मुझे ग्रहण कर लिया। अब तो कोई नहीं ये कह रहा, इनसे पूछिए। He is only a bureaucrat. Under his advice, either he advised government to put people in trouble, or he acted on advice of Prime Minister. एक और अर्थनीति के विशेषज्ञ तो दूसरी ओर लॉयर। कुछ ऐसी ही खासियत है बालूरघाट विधानसभा सीट की, जो अब तक वाम मोर्चा के खाते में रही है। लेकिन इस बार लड़ाई टक्कर की है। बीजेपी बनाम टीएमसी की इस लड़ाई में दिलचस्प होगा देखना कि कौन जीतता है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों उम्मीदवार इतने ठंडे मिजाज के हैं कि राजनीति का तापमान ही सिर्फ यहाँ पर माहौल गर्म कर रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिनाजपुर, एबीपी न्यूज। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे भारत में हालात ऐसे हैं जैसे कोई इमरजेंसी हो, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, जहां कई दिनों तक या कई दिनों से मरीज इंतजार कर रहे हैं एक बेड का,
जिन्हें बेड मिल गया है वो इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन की सप्लाई का। शमशान घाटों पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। सवाल इतने उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिरकार इन सब सवालों का जवाब देगा कौन? मोदी जी, योगी जी, कोई नहीं सुन नहीं रहा है। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं सुधरेगा। 9 बजे से खड़े, अब पहले गाड़ी अंदर कर दी, 2 घंटे अंदर रख के बाहर निकाल दी गाड़ी। अस्पताल के गेट पे ताला मार दिया है। जिसको भी कह रही हूँ मैं, रोहेलखंड में कोई भी लेके नहीं आए। 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। ऐसे शब्द नहीं हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को समझा सके। कोई तरीका नहीं है जो इलाज के लिए तड़पते मरीज और उनके परिवार की पीड़ा को बता सके। हमारी बात हो रही ना कुछ हो रहा, कह रहे उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया, पर हमने कुछ नहीं देखा, ना कुछ हमने पापा को देख पाया क्या हो रहा अंदर क्या नहीं। हर तरफ मानो मातम, लाश, इंतजार, बेबसी और लाचारगी की अंतहीन तस्वीरें हैं। देश जानता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम फेल हो चुका है, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं है सिवाय बीमार को अस्पताल लेकर भागने के। लेकिन जब अस्पताल पहुंचो तो वहां भी गेट पर ताला लटका मिलता है। तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के बाहर एक पत्नी अपने पति को एम्बुलेंस में लेकर पहुंची, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी बेड नहीं मिला। 9 बजे से खड़े, अब पहले गाड़ी अंदर कर दी, 2 घंटे अंदर रख के फिर बाहर निकाल दी गाड़ी। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं मतलब बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है। पहले अंदर कर ली, 2 घंटे अंदर खड़ी रही, फिर बाहर कर दी। तो करीब कितने घंटे हो चुके हैं आपके यहाँ पे? हमें 3 घंटे हो गए। अस्पताल के बाहर भीड़ मौजूद है और गेट पर जंजीरें हैं। क्या कभी देश ने ऐसे मंजर की कल्पना की थी कि मरीजों को जिंदगी देने वाले अस्पतालों की दहलीज पर ऐसी जंजीरें उनका रास्ता रोक देंगी? नहीं, एक तरीका होता है। कौन सा तरीका है? तो मैनेजमेंट को बुलाइए ना, आप मैनेजमेंट को बुलाइए। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जहां एक बेटी अस्पताल से निकलती लाशों को देखकर दहशत में थी। ये देखिए, यहाँ से खाली बॉडीज ओनली बॉडीज निकल रही हैं। कोई सही मरीज मैंने यहाँ देखा नहीं है। दहशत सही साबित हुई और पिता की मौत हो गई। अब ये बेटी सरकार से पूछ रही है कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार कौन है। पहले दिन मैं 2.5 घंटे अस्पताल में रही, 7 बॉडियां इन्होंने निकाल के दिए। अगले दिन मैं 10 मिनट को गई, केवल 2 बॉडी निकाल के दी। सरकारी सुविधा कहाँ जा रही है? बरेली के रुहेलखंड कॉलेज में मेरे पापा एडमिट थे। जब हमने बॉडी मांगी तब वो कह रहे हैं कौन से राकेश कुमार जी, इस रात को 3:30 बजे से मुझे फोन करा है। सरकारी आंकड़ों में बरेली में हर रोज 5 से 6 मौतों की बात की जा रही है, लेकिन शमशान घाट पर रोजाना 30 से 40 मरीजों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बरेली हो या फिर बिहार का पटना, हर तरफ एक जैसा ही मंजर है। घंटा आधा घंटा में कम से कम कितना लाश यहाँ पे जल चुका है और कितना जल रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई है। हर मोड़ पर सारी व्यवस्थाएं दम तोड़ती जा रही हैं। उज्जैन के विराट नगर में लोग ठेला गाड़ी में अपने मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर गर्भवती महिला मौजूद है, जो घंटों से इस इंतजार में है कि उसे बेड मिल जाए। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। इस वक्त मैं दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर एक पेशेंट है जो कि गर्भवती महिला है। सुबह से यानी कि सुबह 6 बजे से अस्पताल जा रही हैं, एडमिशन के लिए जा रही हैं। तकरीबन 3 घंटे हो गए घूमते हुए और यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। प्रेग्नेंट लेडी है, साथ में छोटा बच्चा भी है, हस्बैंड भी साथ में है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एडमिशन नहीं मिल रहा है। जानने की कोशिश करूँगी। मैम, क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? आशा गुप्ता, बुराड़ी से आए हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या कोशिश की बात करने के लिए एडमिशन के?
ना तो भूख लग रही है और सांस भी नहीं आ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रात से लेके खांसी आप लोगों ने एडमिशन के लिए बात की, क्या बताया हॉस्पिटल में, और आप सुबह से कितने हॉस्पिटल जा चुके हैं? मैं 1-2 गए हैं, इसमें कह रहे हैं बेड फुल है, उसमें भी बता रहे हैं। अभी एक दोस्त किया मेरा, मैं बात करने के अंदर अभी वो इसमें काम करता है, मैं इसलिए लेके गया हूँ। 3 घंटे तक भटकने के बाद LNJP अस्पताल पहुंचा, लेकिन तलाश खत्म ही नहीं हो रही। एम्बुलेंस की आवाज आ रही है और सड़क पर एक ट्रक तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रक को ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर दिल्ली के मैक्स अस्पताल पहुंचना है, क्योंकि वहां 700 मरीजों की जान दांव पर लगी हुई थी। मैक्स अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। पुलिस की मदद से ट्रक में ऑक्सीजन के सिलेंडर लोड करके ऑक्सीजन अस्पताल तक पहुंचाई गई। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वक्त पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो हालात मध्य प्रदेश के जबलपुर जैसे होते, जहां गुरुवार रात ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 5 मरीजों की जान चली गई। परिजनों ने हंगामा किया तो डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए। अभी भी यहां 50 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पुलिस की मदद से अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। आज की तारीख में ऑक्सीजन से ज्यादा कीमती चीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो जान है और ऑक्सीजन नहीं तो जान नहीं। और इसी बात की गवाह है यूपी की राजधानी लखनऊ से आई ये तस्वीर, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए प्लांट के बाहर लंबी कतार है। कोरोना महामारी से देश में हर तरफ हाहाकार है। जिंदगी और मौत के बीच चल रही इस लड़ाई में भी कुछ लोग गिद्ध बनकर घूम रहे हैं, जो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अस्पताल तक एम्बुलेंस से पहुंचाने के लिए मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं, 8,000 से 35,000 तक। जो जितना मजबूर है, मरीज की सांस जितनी उखड़ रही है, उससे वैसी ही लूट मची है। ये तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां संवेदनहीनता की हद पार हो गई। शव के अंतिम संस्कार के लिए भी सौदेबाजी से बाज नहीं आ रहे लोग। कोविड पॉजिटिव शव के अंतिम संस्कार के लिए 15 से 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवा तक की कालाबाजारी हो रही है। आपने अपने भतीजे का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया, तो आपसे कितने पैसे यहाँ पर मांगे? 16,000 रुपये। अंतिम संस्कार के लिए मेरी बहनों ही है, उनके अंतिम संस्कार के लिए आए हुए, और यहाँ 18,000 रुपये मांगे थे हमसे मर्दनी का चिता बनाने के लिए। एक तो 1,200 रुपये मांगे हवन सावंगिरी के लिए, और 2700 रुपये की लकड़ी बता रहे हैं, ऊपर का खर्चा अलग बताया 16 से 20,000 तक का। बख्श दीजिए, और प्रशासन से विनती है कि वो ऐसे गिद्धों को दबोचे जो पहले से परेशान और अव्यवस्था से जूझती जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। आज इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। कल फिर जुड़ेंगे, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है और आपकी जान सबसे ज्यादा जरूरी। देखते रहिए ABP न्यूज, आपको रखे आगे।